घर जाके कुछ देखा रिगार्डिंग मूड कोड्स? नो? कोई मेमोरियल्स देखे? कहीं से तो हाँ कर दो। क्या देखा? क्वाइट। हाँ जी, कैसा मेमोरियल? हाई कोर्ट में पिटीशन थी डेथ प्रेडिक्शन की, वो थी एक डाउरी डेथ की। ठीक है। एक वुमेन थी जो बर्न हो गई, उसकी इंजरी डेथ हो गई। ओके, जो उसका प्रोसीजर था वो मेमोरियल में देखा। तो आपने मेमोरियल गो थ्रू किया था और यू जस्ट रेड द फैक्ट्स? डिड यू गो थ्रू द मेमोरियल? जस्ट फैक्ट्स। या कैसे उसको ड्राफ्ट किया है वो देखा था आपने? क्या लगा आपको? कुछ प्रॉब्लम आई उसको व्हेन यू वर गोइंग थ्रू इट, रीड कर रहे थे जब आप उसे? एक ये नहीं समझाएगी इश्यूज फ्रेम कैसे हुए हैं। ठीक है। और सेकंड कि ग्राउंड्स क्या आते हैं उनके अपील करने। ठीक है। कुछ टर्म्स होंगी या कुछ, जब फर्स्ट टाइम आपने रीड किया होगा आपको कुछ थी ऐसी टर्म्स वर्ड्स जो उनके आपको मतलब समझ नहीं आए या आपको प्रॉब्लम हुई उन्हें समझने में? इतने कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, थैंक यू। और किसी ने? यस? नो इंटरनेट। ओके, ठीक है। इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं होगा? इतने हैंडीकैप हो गए हम? आपकी मूड कोड रिसर्च का सबसे बेसिक रूल, डोंट स्टार्ट विद गूगल, पहले बुक्स रेफर करो। वील बी डिस्कसिंग इट। तो अभी जैसे उन्होंने बताया दैट ही वेंट थ्रू अ मेमोरियल, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम आई ये समझने में कि इश्यूज कैसे फ्रेम किए गए हैं। इश्यूज क्या होते हैं? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या होते हैं इश्यूज? व्हाट आर द इश्यूज? एनीबॉडी? सेंटर। आज आप अपने आप से उठेंगे नहीं तो मैं ऐसे ही रैंडमली पिक करूंगी। सो बेटर है मेरे बोलने से पहले आप में से कोई उठ के मुझे आंसर दे दे। गॉट इट? हाँ जी, इश्यूज क्या होते हैं आप बता सकते हो मुझे? जस्ट ट्राई। नहीं भी आता, कंफ्यूजन है, जस्ट गिव इट अ ट्राई। किसी भी केस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, दैट इज। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? किसके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं? दोनों पार्टीज के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, रीजन क्या है कॉन्फ्लिक्ट का? ठीक है, रीजन क्या है और क्या कॉन्फ्लिक्ट है? वेरी गुड। सो इश्यूज, थैंक यू, सिट डाउन। इश्यूज क्या होते हैं? प्रॉब्लम्स। थिंग्स विच आर असर्टेड बाय वन पार्टी। एक पार्टी तो कह रही है ऐसा था, ऑपोजिट पार्टी सेइंग डिनाई कर रही है, राइट? कुछ प्रॉब्लम्स जिनका एक्सेप्टल और डिनायल हो रहा है, वो है इश्यूज। आपको मेमोरियल में वही ड्राफ्ट करने हैं। और कुछ आपको पूछना है लास्ट क्लास से रिलेटेड? स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज, आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम्ड, एनीथिंग जो उनकी प्रॉब्लम है वो हम आज डील करेंगे। आज हम उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो? ठीक है। सो कहाँ से स्टार्ट करें? लास्ट बेंच से स्टार्ट करूं? हाँ, आप ही से करते हैं। आइए आगे आइए। ब्लू शर्ट आओ तो आओ। अभी तक भी आप लोग का बैरियर टूटा क्यों नहीं है? ये आपका क्लासरूम है, ये मेरा नहीं, ये आपकी क्लास है, राइट? सो अभी दिस इज अ मेमोरियल जो मैं चाहूंगी आप सब इंक्लूड हो और रीड करेंगे इसके पॉइंट बाय पॉइंट। यहां से स्टार्ट कीजिए आप। व्हाट इज दिस? आप जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये क्या बता रहा है? आप बताओ क्या बता रहा है ये? आपको ये पढ़कर क्या समझ आ रहा है? व्हाट इज दिस?
आपके सामने एक केस है और आप सबसे पहले ये क्या है ये, हाँ, कि किसके सामने केस प्रेजेंट किया गया है, कौन से कोर्ट के सामने, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने किया गया है, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, इसीलिए आपको बुला रही हूँ मैं यहाँ पर। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग दिस। पिटीशन नंबर स्पेशल लीव पिटिशन नंबर, ये क्या बता रहा है, व्हाट इज दिस रेफर टू, नंबर ऑफ केस। यहां क्या फाइल हुई है, स्पेशल लीव पिटिशन, क्लियर है। व्हाट इज दिस, आर्टिकल 136 में, हाँ 136 में स्पेशल लीव पिटिशन इज अंडर आर्टिकल 136। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास 136 में पावर है, थैंक यू, 136 में पावर है टू एंटरटेन स्पेशल लीव पिटिशंस। व्हाट आर स्पेशल लीव पिटिशंस, पता ही होगा आप सबको, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। यस क्या है, बताओ, नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, आज खोलना बेयर एक्ट, उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिलैक्सेशन होगी, रिलैक्सेशन ऑफ, जो कोई स्पेशल बेल नहीं। सो स्पेशल लीव पिटिशन इज जब कोई पार्टी, सम एपेलेंट goes to the Supreme Court against the decision, judgment or orders of any other court in territory of India। भारत में किसी भी कोर्ट में आपका कोई केस मैटर पेंडिंग है, चल रहा है, उसका डिसीजन आया, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, आप डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बहुत बुरी तरह से फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है आपके अगेंस्ट, जो डिसीजन है दैट इज मेयर ब्रूटल फेलियर ऑफ जस्टिस, हर केस में नहीं जा सकते, जहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई लॉ को गलत इंटरप्रेट किया गया है और आपके खिलाफ डिसीजन दिया गया है, देन यू हैव द राइट्स टू फाइल एन SLP, स्पेशल लीव पिटिशन, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये स्पेशल पावर्स हैं विद द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136, ठीक है। सो यहां से क्या क्लियर हुआ, स्पेशल लीव पिटिशन फाइल हुई है 136 में सुप्रीम कोर्ट को, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, वहीं से पढ़ दो, खड़े हो जाओ, आप हो जाओ, क्लियर है, वहां से विजिबल है ना, ओके देन। ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रिस्पोंडेंट, क्या समझ आ रहा है यहाँ से, पार्टीज नेम, वेरी गुड। एपेलेंट कौन है, ठीक है, और रिस्पोंडेंट कौन होता है, एपेलेंट एंड रिस्पोंडेंट, अपील क्यों करते हैं, यस वेरी गुड। रिस्पोंडेंट जिसके खिलाफ अपील फाइल की गई है, और क्या ये जरूरी है कि प्रीवियस डिसीजन में जो पिटिशनर था और जो रिस्पोंडेंट था, अपील में भी वही एपेलेंट और रिस्पोंडेंट होगा, नहीं, क्यों, कोई और भी, हाँ कैसे, कोई और कौन, हाँ बताओ आप, ओके, दैट इज वी कैन से दैट, कोई अदर पार्टी भी उस डिसीजन से अफेक्ट हो रही है तो वो अपील कर सकती है, वेरी गुड। और रिस्पोंडेंट, सपोज प्रीवियस केस में लोअर कोर्ट में जो रिस्पोंडेंट था, पिटिशनर नहीं रिस्पोंडेंट था, उसके अगेंस्ट था, तो अपील में वो रिस्पोंडेंट एपेलेंट बन जाएगा। अगर पिटिशनर के अगेंस्ट था वो डिसीजन, तो इस केस में पिटिशनर एपेलेंट बन जाएगा। ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है,
इसको बहुत केयरफुली आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने पार्टीज नेम और पार्टी की जो डेजिग्नेशन है आपने उसे रिकग्नाइज अगर गलत किया तो पूरा आगे आपका मैटर गलत हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये क्लियर है सबको? कोई भी केस आपके सामने आएगा अब आपको समझ आ जाएगा कौन पिटिशनर, कौन रिस्पोंडेंट, कौन एपेलेंट, कौन रिस्पोंडेंट, कौन प्लेंटिफ, कौन डिफेंडेंट। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कब होते हैं, कहाँ होते हैं? सिविल सूट। वेरी गुड। पार्टीज क्लियर है? व्हाट इज दिस? Yes, please read. 136. Challenging. क्या समझे? Special leave petition under Article 136 of the Constitution of India challenging the dismissal of the matter. कहाँ पर? क्या मतलब हुआ? बॉम्बे हाई कोर्ट। अपीलांट्स ने नीचे भी केस फाइल किया था जो डिसमिस कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, इसलिए उन्होंने। वेरी गुड। क्लियर? अब ये क्या है? मेमोरियल फॉर द एपेलेंट्स। ये एपेलेंट्स की तरफ से मेमोरियल है। ठीक है, ये आपने मेंशन करना है, जरूरी है मेंशन करना आपके मेमोरियल में। आफ्टर दैट ये आपने देखा था टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें कोई डाउट? टेबल ऑफ कंटेंट्स में अथॉरिटीज, केसेस, कुछ डाउट? प्लीज रीड दिस। क्लियर है? सबको विजिबल है? दिख रहा है वहां? या फिर पीछे से कोई आके यहाँ रीड कर? यस। क्या फर्स्ट डे है आपका? कहाँ थे इतने दिन से? हाँ जी, घर पे क्या कर रहे थे? ब्रीफली बता देती हूँ। आपके मेमोरियल में फर्स्ट पेज था जो अभी हमने डिस्कस किया। क्या क्या था उसमें? कोर्ट का नाम, पार्टीज का नाम, मैटर क्या है। आफ्टर दैट कम्स द टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें आप क्या लिखेंगे? लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस। आपने अपने मेमोरियल में क्या क्या अब्रीविएशंस यूज्ड किए हैं? जैसे AIR होता है ऑल इंडिया रिपोर्टर के लिए, आपने कहीं साइट किया है, आप वो इसमें मेंशन करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स में, लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस। SCC किया है, व्हाट इज दैट? सुप्रीम कोर्ट केसेस, वो आप मेंशन करेंगे कि इसका मतलब ये है, ताकि बार बार आप उसमें आप बार बार अपने मेमोरियल में लिखना नहीं चाहेंगे ना, लेंदी हो जाएगा बहुत, इसलिए अब्रीविएशंस यूज की जाती हैं। नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज। अथॉरिटीज होती हैं जो बुक्स आप रेफर करते हैं, जो कमेंट्रीज आप रेफर करते हैं। जब आपके पास कोई केस आता है, आप उसमें आइडेंटिफाई करते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर आप देखते हैं वो कौन से लॉ के अंडर फॉल करेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC। आप वो बुक्स से रेफर करेंगे पहले, कि उसके बाद आप बुक्स में देखेंगे, आपको डिटेल्ड नॉलेज चाहिए उसके बारे में, यू विल रिसर्च, वो कमेंट्रीज पढ़ेंगे, या फिर ऑनलाइन केसेस रेफर करेंगे जो कि आपको मिलते हैं या तो इंडियन कानून पे, लॉ भूमि पे, लॉक्टपस पे, और यू कैन फॉर पेड यू हैव SCC, मनुपात्रा। क्लियर? लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज, उसमें आप ये सब बुक्स आ गई, आप वो मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जब आर्ग्यू करेंगे, आपसे किसी भी वक्त जज साहब पूछ सकते हैं कि ओके ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर यू आर्ग्यूइंग दिस, आपका क्या बेस है, क्या रीजनिंग है, उसके लिए आपको ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद स्टैच्यूज रेफर्ड मतलब बेयर एक्ट्स, टेबल ऑफ केसेस, लैंडमार्क जजमेंट्स, कोई भी केसेस जो प्रेसिडेंट्स हैं आपने रेफर की हैं वो। अंडरस्टूड? उसके बाद अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन, वो हम आगे से स्टार्ट करेंगे। अब पूरा डिटेल में जाएंगे तो पूरी क्लास चली जाएगी फिर उसमें।
ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सब केसेस हैं, ये जो लिस्ट ऑफ टेबल ऑफ केसेस था ये उसके अंडर है, ये केसेस के नाम. सो व्हाट इज दिस? पूरी क्लास में किसकी सबसे ज्यादा तेज आवाज है? बोल के दिखाओ एक बार. कौन है? संध्या. हाँ आपकी है बिल्कुल. आप रीड करोगे प्लीज. अगर वहां से विजिबल नहीं आप यहाँ आ सकते हो. The Council for the Appellants Petrol or Oil Corporation hereby humbly submit to this honorable court's jurisdiction under Article 136 of the Constitution of India. क्या समझ में आ रहा है? ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस कोर्ट को पावर है अंडर आर्टिकल 136 एसएलपी को जज करने की. ठीक है. कौन प्रेजेंट कर रहा है ये? अपीलांट्स कर रहे हैं पेट्रोल और ऑयल कॉर्पोरेशन. ठीक है ठीक है. द काउंसिल फॉर द एपेलेंट्स पेट्रोल ऑयल कॉर्पोरेशन हम्बली सबमिट टू द ऑनरेबल कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन. अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है आप नहीं कर सकते हो. एसएलपी हमें फर्स्ट से ही पता चल गया किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है. सबसे पहले जो सेकेंड हमने लाइन रीड की दैट वाज स्पेशल लीव पिटिशन. आपको वहीं से पता चलना चाहिए यू आर प्रेजेंटिंग इट बिफोर द एपेक्स सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो ये जुरिस्डिक्शन आ गई आपकी. क्लियर? नाउ कम्स द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. अब हम आएंगे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है. प्लीज स्टार्ट. सब ध्यान से देखना और जो तुम्हें एक एक पॉइंट में तुम्हें मेन लगे जस्ट नोट इट डाउन इन योर पेपर विद योर पेन एंड पेपर. आई विल आस्क यू, क्योंकि अब ये यहाँ से आपका काम शुरू होता है फैक्ट्स पढ़ने से. प्लीज. MV Shazia, a vessel owned by Modular Shipping Corporation, which is rated for the service rendered by it, was hired by Petrol Oil Corporation, a state-owned entity in India, for the purpose of carrying cargo between Malaysia and Mumbai. ठीक है. क्या समझे? दोबारा से आई विल रीड इट फॉर यू वंस. MV Shazia, a vessel owned by Modular Shipping Corporation, which is reputed for the services rendered by it, was hired by Petro Oil Corporation, a state-owned entity in India, for the purpose of carrying cargo between Malaysia and Mumbai. So एक कंपनी ने अपना कार्गो भेजने के लिए, अपना सामान, अपना असाइनमेंट भेजने के लिए कार्गो हायर किया. कहाँ से? मॉड्यूलर शिपिंग कॉरपोरेशन से. हायर किसने किया? पेट्रो ऑयल कॉरपोरेशन ने. समझ आया? नेक्स्ट. क्यों? वाई? ओके. आप प्लीज आप पढ़ देंगे. आप कार्गो का मीनिंग क्या है? कार्गो इज जो जैसे शिप्स होती हैं, असाइनमेंट हो गया एक तरह से. आप स्टॉक लेके जा रहे हैं. आप शिप, वेसल. खड़े हो भाई, आप बताओ. आ जाओ. आप मैम आप आओ. रीड ही तो करना है. रीडिंग में क्यों इतना डर रहे हो? ऐसे फिर मूड कॉम्पिटिशन्स में नहीं जा पाओगे अगर फैक्ट्स ही नहीं रीड करने आएंगे. इसलिए वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज. The vessel took a जोर से. deviation. The vessel took a deviation from the normal route during which the vessel was captured by Somali pirates on 19 August 2013 near Jaffna, Sri Lanka. On 20th August, Module Shipping Corporation sent a mail to Petro Oil Corporation stating that negotiations were being carried out with the pirates. दोबारा से रीड करो और इसमें से बताओ मुझे क्या आप अपने नोट डाउन करोगे. ब्रीफ. इस फैक्ट से क्या आपको लगता है कि इट्स इम्पोर्टेंट? यस.
What else? Vessel was captured. ठीक है, किस दिन? Dates are very important. Timeline. Cause of action किस वक्त, किस दिन, किस जगह अराइज हुआ. ठीक है, क्या पता चल रहा है? Vessel took a deviation during which the vessel was captured by the pirates. किस दिन? ओके, अब आगे. ठीक है, आपको स्किप करना आना चाहिए कि कौन सा मेन पॉइंट है आपके फैक्ट्स में. आप एक एक वर्ड नहीं पढ़ सकते हो. धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी. जब व्हेन यू विल कंटिन्यू रीडिंग, हैबिट हो जाएगी, तब आपको समझ आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं. टिल देन हर चीज जब जब आप साथ साथ पढ़ रहे हो उसे नोट डाउन करो. मैं नोट्स बनवाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आपको प्रैक्टिस डेवलप करवाने के लिए बोल रही हूँ मैं. क्योंकि आप एक बार ये फैक्ट्स पढ़ लोगे, दोबारा होगा इतना टाइम, दोबारा से पढ़ोगे, लिख लोगे तो याद रह जाएगा ना. अच्छा ये पढ़ा था. कहीं भी और एक भी फैक्ट इधर उधर हुआ, वहां प्रॉब्लम आ जाएगी. आगे पढ़ो. नेक्स्ट ये पढ़ो ना आगे. उसके बाद क्या हुआ? कैप्चर हो गई शिप. व्हाट आफ्टर दैट? ठीक है, किसने किसको भेजा? कौन था एपेलेंट? हाँ, तो रिस्पोंडेंट ने एपेलेंट को, आप बार बार नाम नहीं मेंशन करोगे, याद नहीं रहता नाम. पहले ही फर्स्ट इनिशियल उसमें ही आप जो आपको, जैसे अब इसमें फर्स्ट टाइम इनका जिक्र हुआ है तो आप यही मेंशन कर दो कौन एपेलेंट है, कौन रिस्पोंडेंट है. पूरा पूरा नाम बार बार नहीं याद रहेगा, ना पढ़ पाओगे. मेल भेजी उन्हें स्टेटिंग द नेगोशिएशंस वर बीइंग मेड ऑन विद द पायरेट्स. क्या क्लियर हुआ अभी तक इन दो फैक्ट्स में? क्या स्टोरी समझ आई? दिस इज अ स्टोरी. क्या स्टोरी समझ आई दो फैक्ट से? दो कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ शिप पे सामान भेजने का. शिप को कैप्चर कर लिया पायरेट्स ने. आफ्टर दैट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिस कंपनी की, सपोज मेरी कंपनी है, मैं आपकी कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ कि मेरा सामान यहाँ से वहाँ ले जाना आप. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मलेशिया, जो भी इसमें मेंशन है, मलेशिया, बिटवीन मलेशिया एंड मुंबई. ठीक है, वहाँ पे कैप्चर कर ली समुद्री लुटेरों ने शिप. आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. अभी तक क्लियर है ये? कोई डाउट? कुछ पूछना है? दोबारा पढ़ना है? नो? यस. रिस्पॉन्ड भूल गए ना? रिस्पॉन्डेंट्स का नाम. अब दोबारा से वापस जाओगे, इसीलिए पहले पॉइंट पे ही मेंशन योर सेल्फ लिख लो. कौन रिस्पॉन्डेंट, कौन एपेलेंट. सो हियर रिस्पॉन्डेंट इज दिस मॉड्यूलर शिपिंग कॉर्पोरेशन. मॉड्यूलर शिपिंग कॉर्पोरेशन जिसको हायर किया गया सामान कार्गो ट्रांसफर करने के लिए. ठीक है, थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाता है, डजंट मैटर. ठीक है, ये बहुत छोटी. आप फर्स्ट में देख लो पार्टीज नेम में पेट्रो था, तो बस फिर पेट्रो है. इसीलिए नेम ऑफ पार्टीज इज इम्पोर्टेंट. जैसे मैं कोर्ट में अगर ऐसी मिस्टेक हो जाती है, कोर्ट में नहीं, ये मूड कोर्ट मेमोरियल है. अगर कोर्ट में ऐसी मिस्टेक होती है तो आप वैसे होनी नहीं चाहिए, होती नहीं है, करेक्शन हो जाती है. एंड अगर नहीं भी करेक्शन का टाइम मिल पाया आपको, यू कैन अपोलोजाइज, दैट्स द बेस्ट वे. ओके, बट नेम्स को लेकर एक आधा अल्फाबेट इधर उधर है, इट इज नॉट एन इशू नहीं है. दैट इज अ वेरी माइन्यूट थिंग. सामने वाले को भी पता है कि एरर है. अगर नाम ही गलत है, पेट्रो और पेट्रोल में तो पता है कि एरर हो गया है, बट अगर यहाँ पे सपोज मॉड्यूलर, जैसे अब यहाँ पर भी मॉड्यूल लिखा हुआ है और ऊपर मॉड्यूलर है, दिस इज टाइपिंग एरर. इसीलिए आपको मेमोरियल 3 या 4 बार
रीड करना है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। डे 1 पे बताया था मेमोरियल आपका 15-20 दिन पहले, आज आपको कंपटीशन का पता चला है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर दिस थिंग मेमोरियल 3 दिन के बाद स्टार्ट कर दो, डोंट वेट कंपटीशन 1 महीने बाद है 1 हफ्ता में हम सब कर लेंगे, नहीं होगा, ये एरर्स नहीं ढूंढ पाओगे फिर, ठीक है। गिव योरसेल्फ टाइम टू प्रिपेयर मेमोरियल्स। नेक्स्ट, जल्दी आ जाओ यार, टाइम मत वेस्ट करो, फटाफट नेक्स्ट अपने आप आते जाओ रीड करने के लिए, आप आओ प्लीज। जोर से Between the Somali pirates, which gave them cause to believe that the vessel with its crew and cargo was not likely to be released in short order, as the pirates were not satisfied with the ongoing negotiations. All the negotiations were carried on without the consultation of cargo owners, that is Petro Oil Corporation. क्लियर, समझ आया? Meanwhile, a US naval ship intercepted a message between the pirates which gave them the cause to believe that vessel with its crew and cargo were not likely to be released. ठीक है, एक इंटरसेप्टर्स होते हैं बीच में, ठीक है, जब आप व्हेन यू आर इन द ओशन, कम्युनिकेशन किस चीज से होगा? वेरी गुड, जोर से बोलो। डायरेक्शन एंड इंटरसेप्टर्स, जहाँ मैप नेविगेशन होता है, फोन्स नहीं होते ना, लाइंस नहीं होती, तो थ्रू दैट उन्हें पता चला कि इजीली अभी पायरेट्स नहीं मानने वाले हैं, नेगोशिएट नहीं करने वाले, हमारी शिप नहीं छोड़ने वाले हैं। सो ऑल द नेगोशिएशंस वर कैरिड ऑन विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द कार्गो ओनर्स। ओके, जब आपने एक बार सामान अपना दे दिया किसी कंपनी को कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, आपको पहुंचाना है, दे हैंडल, उनको जैसे करना है मैनेज वो करेंगे, आपको एंड रिजल्ट से मतलब है ना, आपका कार्गो वहां पहुंच गया या नहीं पहुंचा, क्लियर है। उसके बाद पेट्रो ऑयल कंपनी, आप प्लीज, क्या हो गया, कम गेट अप एंड रीड। आप प्लीज। Petrol company must get out of the possession of its cargo and in negotiation with its insurance. The National Insurance Corporation has been registered of Petrocar. क्या समझे? पेट्रो ऑयल कंपनी वॉज स्टिल आउट ऑफ पोजेशन। पोजेशन तो समुद्र में है, लुटेरों के पास, मेरे पास तो नहीं है, मेरा जो कार्गो है उसका पोजेशन ऑफ इट्स कार्गोज एंड प्लान्ड टू इनिशिएट नेगोशिएशंस विद इट्स इंश्योरर। अब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया टू कैरी ऑन द कार्गो, लेकिन आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो, वैसे ही यस। सो आप जो कार्गो, दैट इज कॉल्ड मरीन इंश्योरेंस, पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा अभी तक आपने वो सब्जेक्ट शायद, आईडीपी वैल्यू भी तो नहीं होगी, सॉरी, जो हम शिपमेंट होगी हाँ, उसकी आईडीपी वैल्यू भी तो होगी। हाँ, इंश्योरेंस जो वैल्यू होगी वही आगे हम पढ़ेंगे कि इंश्योर करवा लिया मैंने अपना गुड्स, तो मैं अब इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रही हूँ, पेट्रो ऑयल कंपनी वो स्टिल आउट ऑफ पोजेशन। सो आई ट्राइड एंड प्लान्ड कि मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ नेगोशिएट करूँ, किस चीज़ के लिए? द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जब मैंने बनाया था इनिशियली इट ओनली कवर्ड 80% ऑफ टोटल लॉस, जितनी भी शिपमेंट है उसका 80% मुझे इंश्योर्ड है, मेरा है, आई विल गेट रिकवरी ऑफ दैट। लेकिन लॉस ड्यू टू अ पायरेट इंटरवेंशन। हाउएवर मिस्टर दास, who is authorized on behalf of insured company, insured company कौन सी है? इंश्योर्ड कंपनी, वेरी गुड, मेरी कंपनी पेट्रो, ठीक है, द एपेलेंट की कंपनी, वहां से मिस्टर दास हैं, उन्होंने बात की किससे? मिस्टर बुल्लर से। वो कौन है? इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे एजेंट हैं या जो भी पार्ट ऑफ दैट कंपनी। किस चीज के रिगार्डिंग बात हुई कि सर प्लीज 80% से 100% कर दो मेरा कवर, ठीक है। देन व्हाट डिड ही रिप्लाई?
प्लीज रीड, जोर से जोर से। मिस्टर पढ़ लिया आप लोगों ने? मिस्टर भुल्लर replied in affirmative and said that this proposal would most likely be approved by his board. However, he further added that he will himself reply in a week's time after taking approval of the board. उन्होंने कहा मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो, मैं आपको खुद से रिप्लाई करूंगा क्या स्टेटस है। The insurance contract provided a clause wherein a contract could be amended. जब मैंने इंश्योरेंस किया उसी वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट में ही एक क्लॉज था, वक्त आने पे आई कैन और यू कैन अमेंड द क्लॉजेज ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। यूजुअली अमेंडेबल होते हैं, अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाए कि नहीं होगा अमेंडिंग तो नहीं होगा। इन्होंने इसलिए पहले ही लिखा हुआ है कि क्लॉज में था, अमेंड कर सकते हैं। कहाँ पे थे हम? हाँ, clause wherein a contract would be amended on mutual consent of both the parties in a written or an oral manner. Subsequently, Petro Oil Corporation, that is the appellants जिसने फाइल किया है petition, served a notice of abandonment to the National Insurance Corporation. किस डेट को? लिख लो। और पायरेट्स ने कैप्चर किस दिन की थी शिप? 13, ठीक है। दिस इज 17 अक्टूबर 2013 को मैंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस भेज दिया अबैंडनमेंट का, क्योंकि वहां से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जो कि कहा गया था 1 हफ्ते के अंदर अंदर आएगा। ठीक है, अबैंडनमेंट क्या होता है, कोई बताएगा? नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट क्या? बहुत सारे नहीं, वो जो आप वो बोल रहे हो दैट इज अबंडेंट। ये है अबैंडनमेंट। अबैंडन मतलब छोड़ दिया, अलग हो जाना, छोड़ दिया। इन्होंने रिप्लाई नहीं किया ना, तो उन्होंने नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट भेज दिया, विच वॉज रिजेक्टेड बाय द अबैंडनमेंट। एंड इन केस ऑफ मरीन लॉज अबैंडनमेंट होता है कि मैंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, अभी तक आई वॉज द ओनर ऑफ द गुड्स, द स्टॉक्स, जो कार्गो का जो मटेरियल है उसका आई वॉज द ओनर, बट अब इंश्योरेंस कंपनी को मैंने बोला है दैट यू विल बी द ओनर। वो मिले नहीं मिले, फायदा आपका, नुकसान आपका, लेकिन आप मुझे मेरा 100% दे दो। मेरी उनसे कॉन्ट्रैक्ट में, मेरी उनसे वर्बली बात हुई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वर्बली बात हुई, 80% से 100% कवर कर दो। ओके, और मीनवाइल मैंने उन्हें नोटिस भेज दिया, क्या बोलने के लिए? कि इंश्योरेंस कंपनी को कि अब आपका है वो स्टॉक, मेरा उस स्टॉक से राइट हट चुका है, आप मुझे पे कर दो बस जो मेरा अमाउंट है। गॉट इट? लेकिन उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। सो क्या समझे? अभी भी दोनों का राइट्स है। अभी भी दोनों के राइट्स है क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। अभी भी पेट्रो का राइट है ओनरशिप पे। आफ्टर दैट द पायरेट्स वर गिवन अ रैंसम। वहां पे शिप पे इतने में, मैं पीछे से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ 80-100 का, और पीछे से वहाँ हो गया उनके साथ नेगोशिएशन। किसने कर लिया? जिस कार्गो कंपनी को मैंने दिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो 2 मिलियन US डॉलर्स में हुआ। द वॉयज टू मुंबई वॉज कंप्लीटेड ऑन 4 नवंबर। ठीक है, लिख लो ये। कौन सी 3 डेट्स अभी तक इंपॉर्टेंट आई? फर्स्ट डेट पर क्या हुआ था? सेकेंड नोटिस, थर्ड दिस वन, वॉयज कंप्लीट हो गई। ठीक है, टू मुंबई वॉज कंप्लीटेड। उसके बाद पेट्रो ऑयल कॉर्पोरेशन कमेंस्ड प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन।
मेरी वहाँ पे स्टॉक ड्रॉ सब हो गया, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया, या पता चल भी गया है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। किस चीज़ का? पढ़ो, वो पढ़ो, रीड इट। Petrol Corporation commenced proceeding in national at the Bombay High Court for rejection of their claim for garnering order laws demanding 100% of the value of the goods. बस किस चीज़ के लिए केस किया? रिजेक्शन ऑफ द क्लेम। उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए ना, मेरा कवर दिया ही नहीं उन्होंने मुझे, मैंने फाइल कर दिया सूट। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कहाँ पर किया? बॉम्बे हाई कोर्ट। हाँ जी, क्लियर दिख रहा है? पढ़ें आगे? थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है? कैसा लग रहा है ये रीड करने में, या क्या लग रहा है आपको? हाउ यू फीलिंग? पहले कभी इतना डिटेल में आपने कोई भी केस एक्चुअल कोर्ट में या मूट कोर्ट में या कोई जजमेंट में आपने रीड किया इतना डिटेल में? हैव यू ट्राइड? किए है ना? तो बोरिंग तो नहीं हो रहा? बिकॉज फर्स्ट टाइम जो करता है उसके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। इसीलिए आपको अगर पहली बार में दूसरी बार में बोरिंग लगे, डिफिकल्ट लगे, डोंट गिव अप, उसको पढ़ो, फिर से पढ़ो उसे, क्योंकि अगर यहाँ पे पढ़ने की आदत नहीं डाली ना, कोर्ट में नहीं पढ़ पाओगे फिर आप। अगर प्रैक्टिस करना है या अगर कहीं कोई कॉर्पोरेट में भी जॉब करते हो, सबसे ज़्यादा यही काम आपको दिया जाएगा कॉर्पोरेट में भी। रीड द फैक्ट्स ऑफ द केस, मेक अ समरी एंड गिव इट टू अस। आपके सीनियर्स नहीं पढ़ेंगे, रिसर्च का काम सब आपको दिया जाएगा। और अगर वहाँ यहाँ तो फेल हो जाओ, कोई कुछ नहीं कहने वाला, सीखोगे ही उससे। वहाँ फेल हो गए, सीनियर को गलत रिपोर्ट दे दी, नौकरी भी जाएगी, फाइन भी लगेगा, अलग है। कोर्ट फाइन लगाएगा तो आपसे ही सीनियर लेगा ना, खुद की जेब से तो भरेगा नहीं। इसीलिए आई एम इन्वॉल्विंग यू पीपल कि आप यहाँ पे आएँ, उसे पढ़ें, लिखें। आप आ जाओ, आपको नींद आ रही है मेरे को लग रहा है। श्योर? आगे पढ़ो। Bombay High Court dismissed the matter on grounds of lack of conviction. A division bench of the same also dismissed the matter. बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल किया केस, डिसमिस कर दिया, किस ग्राउंड्स पे? Lack of conviction. ठीक है। उसके बाद सेम कोर्ट में दूसरी बेंच को रेफर किया केस, उन्होंने भी डिसमिस कर दिया। ओके, अग्रीव्ड। दोनों तो गवर्नमेंट की बॉडीज है ना? हाँ जी, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और पेट्रोल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यस, दोनों गवर्नमेंट की बॉडीज हैं। हाँ, तो वैसे भी करते हैं लोग केस करते हैं आपस में। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? कहीं पे किसी की राइट्स इन्फ्रिंज हुई हैं तो वो करेगा ही करेगा केस। किसी की भी अगर राइट्स डिस्टर्ब हैं तो वो कैसे अपने आप को जस्टिस तो हर किसी को चाहिए ना, चाहे वो गवर्नमेंट कॉरपोरेशन हो चाहे प्राइवेट कॉरपोरेशन हो। ठीक है। अग्रीव्ड, अब अग्रीव्ड, व्हाट इज अग्रीव्ड? हाँ, पूरी तरीके से सहमत। पूरे नहीं, वो अग्रीड होगा, ये अग्रीव्ड है, हताश, लॉस हुआ है, हताश हो गया मैं उस डिसीजन से। अग्रीव्ड किससे? बाय द डिसीजन ऑफ पेट्रोल कॉर्पोरेशन Has special recognition for the Honorable Court of India. claiming 100% of total loss and arguing that contract does not specifically Or express bar award in Bombay. क्या समझे? एपेलेंट ने एसएलपी फाइल की किस ग्राउंड्स पे? वो अग्रीव पार्टी थी, उसके अगेंस्ट गया डिसीजन
फाइल की सुप्रीम कोर्ट में 100% लॉस के लिए, और आर्ग्यू क्या किया? कहीं पर भी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दोनों जो मरीन कंपनी थी, जो कार्गो कंपनी थी, और जो पेट्रो कंपनी थी, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहाँ कहीं भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं था क्या जुरिस्डिक्शन रहेगा. सो इट कैन नॉट बी बार्ड. पहले दिन ही बताया था कि सबसे मेजर प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन जो रेज किया जा सकता है वो जुरिस्डिक्शन को लेकर होता है, चाहे वो सही है चाहे नहीं है. सबसे पहला जो आप इशू फ्रेम करोगे मेजर केसेस में वो जुरिस्डिक्शन का होगा. उन्होंने जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड्स पे ही केस ही डिसमिस कर दिया, ट्रायल तो होना दूर की बात थी, डिसमिस कर दिया. जस्ट रेड द पिटिशन, डिसमिस. अब वो एसएलपी में जा रहे हैं, उसके बाद फैक्ट्स हो गए खत्म. क्या क्या फैक्ट समझ आए? ये छोड़ो, अभी आपसे ही पूछती हूँ मैं. हाँ जी, अब कोई मुझे ब्रीफ में बताएगा फैक्ट्स, समरी ऑफ फैक्ट्स. टेबल ऑफ कंटेंट्स में था समरी ऑफ फैक्ट्स, वो बताना है अब आपको मुझे. एक एक करके कोशिश तो करो सब, कोशिश नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे. और मूड मेमोरियल्स ऐसे ही सीखोगे, और देयर इज नो अदर वे देन दिस, नो अदर वे. 2 मिनट का टाइम दूं, बताओगे फिर प्लीज. फैक्ट्स का समरी आपको क्या समझ आया? पेट्रोल कॉर्पोरेशन 100% अपने कार का शिपमेंट में उसका नेशनल इंश्योरेंस. आप लिखो, लिखो जो जो आपको पॉइंट्स क्लियर है. यू नीड अ पेन प्लीज. आप भी लिख लिया? इश्यूज फ्रेम्ड. यस. में टर्म थी इनली माइंड, इसका क्या मीनिंग है? कहाँ पर? इनली और नीचे cargo as total was demanding 100% of the value of the goods. Bombay High Court dismissed the matter on grounds of land. On the same court also dismissed the matter in limine. Matter in limine शायद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैटर था ये, मे बी, और यू कैन सर्च इट. आई विल ऑल्सो सर्च इट. ओके, मोस्ट प्रॉबेबली इट्स मैटर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. नहीं, ये मूड प्रॉब्लम है कंपटीशन की, नेशनल समथिंग, आई थिंक आईपी यूनिवर्सिटी की या किसी की मूड प्रॉब्लम है, एक्चुअल मूड प्रॉब्लम है. नहीं, ऑफिस है वहाँ पर, मेरा ऑफिस है. हो गया. कहीं भी चले जाते हैं. हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, अभी मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ. इट विल टेक टाइम. हाँ जी, आया कुछ समझ? फैक्ट्स क्लियर हुए? लिखे?
थोड़े थोड़े आर्ग्यूमेंट एक बता दोगे इन फैक्ट्स के बेसिस पे क्या चाहिए आपको, कोशिश करना, ओके? नीचे ऊपर आप नहीं लिख रहे? लिख लिया आपने? फ्रेम्ड इश्यूज, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है? उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी उस पर्टिकुलर मैटर को डील करने के लिए। ऑलराइट, हो गया? Sir, would you like to okay, done? Last 1 minute, final year arguments, issues, और फिर डिस्कस करते हैं। यस, हाँ, लेट्स स्टार्ट। क्वाइट, कौन स्टार्ट करेगा? फर्स्ट इशू, अपील का तो पहला मेन इशू यही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है इस केस को ट्राई करने की या नहीं। ओके, वेरी गुड। सेकेंड है जो ये अपीलांट्स है, इन्होंने लॉस को रिकवर करने के लिए 100% लॉस को रिकवर करने का क्लेम किया, जिसको डिसमिसल जुरिस्डिक्शन पे था तो केस तो डिस्कस हुआ ही नहीं। ठीक है, तो उसी का ही क्लेम किया गया। वेरी गुड। ट्रायल ही नहीं हुआ। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, कोई और? अनदर इशू? हाँ जी। Ma'am, whether they have the right to contract to negotiate with the pirates without their permission. Okay, can be an issue. Very good. Next. पीछे से भी कोई जवाब दे दो। सिर्फ आगे वाले स्टूडेंट्स की क्लास ले रही हूँ क्या मैं? सब छोड़ो, अभी एक स्टोरी थी जो आपने स्टोरी पढ़ी, इसमें आपको क्या समझ आया आपको वो बताना है मुझे। अगर कुछ भी नहीं बता पा रहे हो तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आया है। इज दैट सो? इतने डम स्टूडेंट्स तो नहीं हो आप लोग, और अगर इतने डम हो तो देन माय डियर फ्रेंड्स यू आर इन द वेरी रॉन्ग प्रोफेशन, वेरी वेरी रॉन्ग प्रोफेशन। एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। योर ऑरेटरी स्किल्स, हाउ डू यू स्पीक, और बोलना लेकिन सोच समझ के बोलना, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एंड थर्ड, हाउ डू यू कन्विंस। अगर ये नहीं सीखते हो तो बहुत बुरी तरह फेल हो जाओगे, बहुत बुरी तरह। सीख लो, इसलिए समझे? आप बताओ लास्ट बेंच से, अगर कोई अब अपने आप नहीं बताएगा मैं ऐसे ही उठाऊंगी रैंडमली।
प्लीज उठो, डरो मत, डरना किस लिए है? बताओ, आपने ये पढ़ा था जब ये सब बच्चे रीड कर रहे थे? फैक्ट्स क्या समझे? जो भी समझे, थोड़ा ज़्यादा कम, सही गलत, आई डोंट माइंड, लेकिन बोलो। बाकी सब चुप। हाँ जी, आपकी फ्रेंड से पूछ लो। ये पता है किस पार्टीज कौन है इसमें? थैंक यू। उनसे आगे वाले बेंच पे आप तीनों में से कौन बताएगा मुझे? क्या समझे आप? स्टोरी बताओ मुझे। जब तक आंसर नहीं मिलेगा सबसे पूछूंगी। प्लीज टेल। मैं आके फिर सबकी नोटबुक्स चेक करूँगी छोटे बच्चों की तरह, लिखा भी है कि नहीं? तो फिर खड़े हो, ये लिखा तो हुआ है आपने, देन व्हाई यू नॉट टेलिंग मी? क्वाइट। हाँ जी, लिखा है आपने, खड़े हो फिर। क्या समझे आपने जो लिखा है? क्या समझ आया आपको इसमें से? दो पार्टीज के बीच में है। हाँ, तो किन दो पार्टीज के बीच में है? जोर से पूरी क्लास को बताओ। डरो मत। किन दो पार्टीज के बीच में है? पेट्रोल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनका? रिस्पॉन्सिबिलिटी ने अपेलेंट को बोला था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी मेरी शिप्स को सही सलामत ठीक है। पहुंचाना है। आगे उनकी शिप्स जो है वो मतलब कैप्चर। ओके, ठीक है, कैप्चर हो गई शिप, इन्होंने बता दिया। उसके आगे क्या हुआ? शिप कैप्चर हो गई, उसके बाद क्या हुआ? थैंक यू। क्या हुआ? क्या मेल भेजी? ठीक है, और आप बताओ थोड़ा। प्लीज लिसन टू हिम नाउ। आप अगर मुझे स्टार्टिंग से पूरे फैक्ट्स की ब्रीफ में बता सके तो प्लीज बताओ, इफ यू आर कंफर्टेबल टेलिंग। एवरीबॉडी प्लीज लिसन टू हिम। टू कंपनीज थी बेसिकली, बॉर्डरलेस शिपिंग और आप इधर आ जाओ, इधर आके बताओ। टू कंपनीज थी बेसिकली, मॉडुलर शिपिंग कॉर्पोरेशन एंड सेकंड इज पेट्रोल ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और पेट्रोल कॉर्पोरेशन को हायर किया मॉडुलर शिपिंग कॉर्पोरेशन को। एक असाइनमेंट भी जो मलेशिया और मुंबई के बीच में पहुंचाई थी। उसके बाद कार्गो शिप चली और उसको कैप्चर कर लिया सोमाली पायरेट्स को ऑन दी 19 अगस्त 2013। उसके बाद 20 अगस्त 2013 को जो मॉडुलर शिपिंग कॉर्पोरेशन थी उसने मेल की पेट्रोल कॉर्पोरेशन को कि नेगोशिएशंस अभी कैरिड ऑन हो रही है। एंड देन यूएस नेवल शिप जो इंटरसेप्टर थे वहाँ उन्होंने मैसेज किया कि नेगोशिएशंस बिना एपिलेंट्स की कंसल्टेशन के हो रही हैं और जो कार्गो है वो वर नॉट लाइकली टू बी रिलीज्ड। उसके बाद उन्होंने इंश्योरर के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की। देन और उसके बाद जैसे कि मिस्टर को नेगोशिएशन किया। हाँ प्लीज रेफर अगर चाहिए आपको तो। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट
करने की कोशिश की कि मेरा 80% कवर है, आप 100% कवर दे दीजिए, राइट। आगे उसके बाद जो मिस्टर दास थे वो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ में उन्होंने मिस्टर बुलर को कॉल अप किया कि 100% तक इंक्रीज हो सकता है और मिस्टर बुलर ने उनको अफर्मेटिवली रिप्लाई किया कि मैं इसको हिमसेल्फ यानी खुद अपने सो मोटो एक्शन पर उनको रिप्लाई करूंगा विद इन 1 वीक एंड देन आफ्टर कंसल्टिंग द बोर्ड, ये भी मेंशन है कहीं पे, है ना, समवेयर आफ्टर कंसल्टेशन विद द बोर्ड, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, most likely be approved by this court राइट। नेक्स्ट, and then इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज ये भी था कि कॉन्ट्रैक्ट को हम अमेंड कर सकते हैं और जिससे पेट्रोल ऑयल कंपनी ने जब कोई रिप्लाई नहीं रिसीव किया उसके बाद उसने 17 अक्टूबर 2013 को नोटिस ऑफ अमेंडमेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्व कर दिया और जिसको इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद पायरेट्स को रैंसम, बस, थैंक यू। इसके बाद कौन कंटिन्यू करेगा? आ जाओ। थैंक यू, इट वाज वेरी गुड। प्लीज अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज आशीष। आशीष, ओके, गुड आशीष। आगे आप कंटिन्यू कीजिए। Where did he leave? Pirates. So pirates were given a ransom of $2 ऐसा किया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कि $2 में पूरी डील कर दी, पायरेट्स के साथ जो है उन्होंने कर दी विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी एंड मॉड्यूलर शिपिंग कॉर्पोरेशन से कर दी। So उसी के रीजन से because they didn't get the permission of Petro Oil Corporation, so they commenced the proceeding against National Insurance Corporation at the Bombay High Court for the rejection of their claim for treating the cargo as total loss. So वो उन्होंने डिमांड किया कि 100% हमें वैल्यू ऑफ गुड्स चाहिए, बल्कि वो कंपनी 80% गुड्स की वैल्यू दे रही थी। एंड ये जो सूट है, ये जो डिमांड ये रिजेक्ट कर दी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि उनके पास जुरिस्डिक्शन है उसको लेने की अग्रीड द। अब वो जो डिसीजन था बॉम्बे हाई कोर्ट का, एग्रीड पार्टी जो कि पेट्रो ऑयल कॉर्पोरेशन थी, उन्होंने एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने क्लेम करना चाहा 100% ऑफ टोटल लॉस एंड आर्ग्यू किया कि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से दिया हुआ है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं हुआ कि स्पेसिफिकली कि ये कोर्ट में जुरिस्डिक्शन है या नहीं, सो एक्सप्रेसली बात नहीं करता जुरिस्डिक्शन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। गुड, खत्म। चलो एक और बार पूछूंगी प्लीज। थैंक यू, वेरी गुड। एक और बार स्टोरी सुननी है मुझे जो आपने पढ़ी है अभी। आप बताओगे? येलो स्वेटर। जोर से बोलना, बस थोड़ा, सबको सुनना चाहिए। दो कॉर्पोरेशन है, पेट्रो ऑयल कॉर्पोरेशन और कोई बात नहीं, एपेलेंट रिस्पोंडेंट बोल दो आप। पेट्रो ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक सामान को चाहा था तो उन्होंने एक कंपनी फर्दर हायर करी मॉड्यूलर। तो वो सामान जैसे वहाँ से स्टार्ट हुआ तो सोनाली पायरेट ने उसको कैप्चर कर दिया। ठीक है। तो वहाँ से फिर वो हुआ था 19 अगस्त 2000। ओके, वो हम डेट देख लेंगे। चलो आगे। तो वहाँ से मैम फिर जो श्योर कंपनी थी उन्होंने उनको मेल करके बताया कि आप ऐसे करके सामान पकड़ा गया, ठीक है, तो आप या इसको छुड़वा दे कुछ कर लो। तो फिर से अभी जो बोला फिर से बोलो। किसने बोला? मॉड्यूल कंपनी। हाँ, इंश्योर्ड कंपनी थी। इंश्योर्ड कंपनी नहीं, हाँ आगे। जो शिपिंग कर रही है, हाँ हाँ हाँ, उसने उनको बोला पेट्रो को। ठीक है। पेट्रो ने उसने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में जाके अपने सामान को कवर अप करने के लिए इंश्योरेंस जो हुआ था वो करवाया। तो उन्होंने 80% की वो कवर अप किया, लेकिन वो मांग रहे थे 100%।
उसके बाद फिर इंश्योरेंस कंपनी के साथ उन्होंने बात की, तो फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। 50% पे वो सही बोल रहे हो आप, बोलो। आप बता दो, आप बताओ। मैम उसके बाद पेट्रोल कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस भेजा और मैं नोटिस के बाद हर उसमें हाई कोर्ट में गई, वहाँ पे जुरिसडिक्शन करके की वो होगी, ठीक है, डिसमिस हो गई। डबल बेंच मिल गया। ठीक है, ठीक है। किस ग्राउंड्स पर डिसमिस हुई? ओके, फिर मैं उन्होंने स्पेशल लिमिटेशन डाली सुप्रीम कोर्ट में ठीक है, भी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें कोई भी स्पेशल कंडीशन मेंशन नहीं है कि इस कोर्ट में जुरिसडिक्शन है या वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड। सबको समझ आ गए फैक्ट्स? कुछ नोटिस किया व्हेन द स्टूडेंट्स वर स्पीकिंग? सब अपने फैक्ट्स बता रहे थे, अपनी स्टोरी बता रहे थे। क्या बताओ? सबने अपने अपने व्यूज दिए अलग अलग वे में। ओके, वेरी गुड। सबके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन थी, सेम थी पर बताने का तरीका अलग था, और अंडरस्टैंडिंग भी। क्या समझ आया सबका? किसी का भी, कोई भी, इतने सारे स्टूडेंट्स ने बोला, किसी का भी था कि फैक्ट्स सेम उन्होंने समराइज किए हैं सेम तरीके से या नहीं? फैक्ट सेम है, तरीका अलग है। तरीका अलग है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिस हुई क्या? फॉर अगर याद हो जो बोल रहे थे। डेट्स हो गई, कुछ नेम्स और नेम्स। 2 मिलियन में कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नहीं बताया पर हाँ, ठीक है। और कुछ डिस्क्रिपेंसी लगी आपको? वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसका वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो अगर पायरेट्स आ जाएंगे तो 80 से 100 कर सकते हैं। वो कहीं फैक्ट्स में मेंशन था? कहाँ बताओ ना फिर, कहाँ? वही तो मैं पूछ रही हूँ, सही जा रहे हो आप, बताओ मुझे कहाँ था। क्या था, फिर से बताओ, क्या था कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन? मैम कि अगर पायरेट्स अटैक करेंगे ना हमारे जो मटेरियल जा रहा है, ठीक है, तो फिर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को 80 to 100 कर लेंगे ताकि टोटल लॉस में हमें 100% प्रॉफिट मिले। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। फैक्ट्स में कहीं भी मेंशन नहीं है, ये है कहीं मेंशन्ड? ये मैं गलत नहीं कह रही हूँ आपको, यही मैं आपको समझा रही हूँ। हर फैक्ट की, हर इंसान की, हर स्टूडेंट की इंटरप्रिटेशन अलग होगी, इसलिए फैक्ट्स को आप टीम में 3 लोग होते हो, 2 स्पीकर्स 1 रिसर्चर। सिर्फ रिसर्चर का काम नहीं होगा इन फैक्ट्स को पढ़ना, स्पीकर्स का काम भी होगा, इक्वली उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, क्योंकि 3 लोग जब पढ़ेंगे एक चीज़ को तो तीनों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे। थिंकिंग लाइक योर डीएनए इज यूनिक। जैसे डीएनए आपका किसी से मैच नहीं कर सकता अदर देन योर पेरेंट्स, आपकी थिंकिंग, हर इंसान की, जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास में बैठे हैं सबका ओपिनियन अलग होगा, सबकी सोच अलग होगी, सबका इसको पढ़ने का तरीका अलग होगा। इंटरप्रिटेशन, आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं इन चीज़ों से, दैट वुड बी डिफरेंट। Due to a pirate, initially the insurance contract only covered 80% of the total loss due to a pirate intervention. However, Mr. Das, who is authorized on behalf of insured company, called up Mr. Bhullar, who is authorized on behalf of the insurance company, to amend these terms, requested Mr. Bhullar to increase the cover. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ? उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कॉल ये 80% to 100% करने के लिए नहीं किया था, वो अमेंडेबल था। कॉन्ट्रैक्ट अमेंडेबल हो सकता है,
आप बाउंड हो गए उस अमेंडमेंट से या नहीं, वो तो कहीं नहीं लिखा। दोनों की बात हुई, टर्म्स एंड कंडीशंस में उन्होंने इसीलिए लिखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हम ऐसे तो नहीं, फिर तो मैं मर्जी से कुछ भी कर दूंगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, फेलियर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। फिर तो वो ये अमेंडेबल क्लॉजेस इसलिए होते हैं कि इन केस आप चाहें तो कर सकते हैं, बट आपके पास ऑप्शन होगा आइदर टू एक्सेप्ट दैट अमेंडमेंट और रिजेक्ट दैट अमेंडमेंट। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, दैट इज व्हाट आई एम क्लियरिंग। मिस्टर दास ने कॉल किया, मिस्टर भुल्लर ने बोला मैं देखूं, अफर्मेटिव में बोला, बट डिड ही कंफर्म? उन्होंने क्या कहा, 1 हफ्ते में बताऊंगा। उनका कॉल नहीं आया। आया समझ? अब हम इश्यूज देखते हैं क्या एक्चुअल स्टूडेंट्स ने, दिस इज अ एक्चुअल मूट प्रॉब्लम, एक मूट कंपटीशन का है। आप जैसे ही स्टूडेंट्स, उन्होंने प्रिपेयर किया ये मेमोरियल। सो व्हाट इज द इशू नंबर 1? जो पॉइंट उन्होंने रेज किया था, दिस इज रिगार्डिंग ज्यूरिसडिक्शन। अब ये फ्रेम कैसे किया हुआ है, फिर से पढ़ो इसे। वेदर द SLP इज मेंटेनेबल बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। जो आप लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन पूछ रहे थे, दिस इज रिलेटेड टू दैट। ओके, क्या उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है इस SLP को एंटरटेन करने का? सबसे पहला इशू यही रेज होगा। इशू नंबर 2, आप ये लिख लो इश्यूज प्लीज अपने उसमें, अपने तरीके से, आई मीन जिसमें आपको समझ आ जाए, आपको हेल्प करेगा। वैसे आई विल शेयर दिस ऑल्सो 1 या 2 दिन में, आफ्टर वी डिस्कस दिस। क्या चीज? whether the respondent company national insurance corporation is bound by contract by contract इशू है ना वो, आप कह रहे थे है कॉन्ट्रैक्ट, ये डिफरेंस ऑफ वर्ड्स है। लॉ में देयर इज अ वेरी थिन लाइन, आप सोच रहे हो क्या आपके वर्ड्स क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। वर्ड्स लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिबरल इंटरप्रिटेशन पढ़ा है ना? आप लोग को दिख रहा है यहाँ से? नहीं तो बोल देते ना। लिखो और पढ़ो इसको। क्या आपने भी वही इश्यूज फ्रेम किए थे, चाहे आपने बताया चाहे नहीं, बट इन योर माइंड डिड यू फ्रेम समथिंग नियर टू दिस? तो सोचो। और सेकंड नहीं सोचा था, इन्होंने सोचा था बट वो उसे फ्रेम नहीं कर पाए, वहां पे समझाने में और समझने में क्योंकि गैप हो गया। फिर अगर वो क्लियरली समझाते तो दिस वाज द सेकंड इशू। इन्होंने बोला था, इन्होंने मेंशन किया था। लिख लिया सबने? सेकेंड इशू पढ़ते हैं। वेदर द रिस्पोंडेंट कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एज अमेंडेड बाय मिस्टर भुल्लर। समझ आया? ये एक इशू बन गया कि जो वही जो इन्होंने रेज किया कि उनके बीच में तो बात हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, वही क्वेश्चन ऑफ इशू होगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और अगर हुआ था जो अमेंडेड कॉन्ट्रैक्ट था, वेदर द रिस्पोंडेंट कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज बाउंड। हम नहीं कह सकते बाउंड थी या नहीं, वही क्वेश्चन वो बन गया। हमें नहीं, हाँ बिल्कुल सही किया आपने, वेरी गुड। सो ये जहां पर आपको लगे कि कंफ्यूजन है कि कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था,
आप सबसे पहले जुरिस्डिक्शन को क्वेश्चन करते हो, देन यू क्वेश्चन द लॉ कि अब वो लॉ का कैसे पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट इसमें आ गया, कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं, यू विल रेफर टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको इश्यूज से पता चलता जाएगा, ठीक है। सेकेंड इशू इज क्लियर, सबको क्लियर है सेकेंड इशू। थर्ड इशू, whether the appellants had a good claim at the time of serving the notice of abandonment to the respondents। क्या समझे इससे, ये किसी ने भी नहीं बोला, क्या समझ आया इससे? सही बोल रहे हो आप, बोलो। Whether the appellants had a good claim at the time of serving the notice of abandonment। हाँ जी, कि एप्लीकेंट के पास गुड्स का क्लेम उस नोटिस के टाइम था या नहीं? पहले आप सही बोल रहे थे। आप बताओ। थैंक यू। वेदर, फिर से पढ़ रही हूँ, वेदर द एपेलेंट्स हैड अ गुड क्लेम एट द टाइम ऑफ सर्विंग द नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट टू द रिस्पोंडेंट्स। जो डेट्स लिखी थी एक बार उन पे जाओ वापस से। कब नोटिस सर्व हुआ, उससे पहले क्या हुआ था, अबैंडनमेंट का नोटिस, ठीक है। उससे पहले वाली डेट क्या हुआ था, इसके बीच में, हाँ, मेल, किस चीज का मेल, कि हो गई है या नहीं हुई है, कैरिंग ऑन। वेदर द एपेलेंट हैड अ गुड, जब पेट्रो ऑयल कॉरपोरेशन ने इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को अबैंडनमेंट का नोटिस भेजा, तब क्या उसके पास वो राइट था? वेदर द एपेलेंट्स हैड अ गुड क्लेम, उस वक्त उनको तो पता ही नहीं था, उन्होंने तो सोचा मेरा तो लॉस हो गया, इंश्योरेंस कंपनी को बोलता हूँ लॉस हो तुम्हारा, प्रॉफिट हो तुम्हारा, मुझे मेरा कवर दे दो, तुम मेरा अमाउंट दे दो। दिस इज द इशू विच हैज टू बी डेल्ट। सीआरपीसी में 30 डेज का टाइम लिमिट होती है, तो इसमें भी उनको टाइम लिमिट फॉलो करनी चाहिए। किस चीज़ के लिए? तो इसमें आपको टाइमलाइन तो कहीं दिया ही नहीं हुआ ना कि किस वक्त किया। अगेन क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, क्या है वो, क्वेश्चन ऑफ, क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, समझे? अब आता है समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। क्या, हाँ, यू सेड समथिंग, व्हाट इज समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स? इश्यूज फ्रेम हो गए, क्या प्रॉब्लम है पता चल गया, अब आगे क्या करोगे? हाँ, आर्ग्यूमेंट। तो क्या सीधा जाके कोर्ट में लड़ने लग जाओगे, आर्ग्यू करने लग जाओ, ठीक है। और बोथ द पार्टीज के वो देखेंगे, इंटेंशन देखेंगे कि पीछे से इन्होंने सेटिंग तो नहीं कर ली थी। दैट इज हाइपोथेटिकल, वो ऐसा नहीं होता है ऐसा। समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या बताया था, जो इश्यूज रेज किए, जो इश्यूज सेटल किए पार्टीज ने, नाउ हाउ विल यू आर्ग्यू, किस बेसिस पे करोगे उन्हें आर्ग्यू? पूरी स्टोरी जनरेट होगी, जैसे कि इस इंटरवल पे सब स्टोरी बोल के तो नहीं बताओगे, इसीलिए मेमोरियल बना रहे हो। कोर्ट में प्लीडिंग्स ड्राफ्ट होंगी, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, दिस इज दैट। अब ब्रीफ में
जब आप ओरली आर्ग्यू करोगे उससे पहले आपको ये प्रेजेंट करना होगा अपना मेमोरियल। इसमें आप ब्रीफली हर इशू को आपने किस बेसिस पे, हाउ आर यू रीजनिंग इट, किस रीजनिंग, किस लॉजिक, किस लॉ के बेस पे आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, द पिटिशन इज मेंटेनेबल बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, रीड दिस। जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन आ गया, किस बेसिस पे कर रहे हो। एसएलपी बताया था आर्टिकल 136 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, इस बेसिस पे कर रहे हो दैट आई हैव द राइट टू फाइल एन एसएलपी या पिटिशन अंडर आर्टिकल 136 which will be entertained by the Supreme Court of India। इस आपको जुरिस्डिक्शन क्यों क्वेश्चन किया आपने, आपको डाउट था, बट किस लॉ के बेसिस पे। अगर आपको नहीं पता होता दैट आर्टिकल 136 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हैज दिस पावर, क्या आप ये आर्ग्यूमेंट करते, क्या आप ये इशू रेज करते? आपने किया था ना, बताओ आपने क्या सोच के ये इशू फ्रेम किया था? और ये क्या कहते हैं, एसएलपी फाइल करने की बात सुप्रीम कोर्ट के पास 136 के अंडर दे रखी है। अब और जैसे जुरिस्डिक्शन बेस ही उस पूरे केस को हटा दिया कि जुरिस्डिक्शन ही नहीं है बॉम्बे हाई कोर्ट को उसको ट्राई करने का, ट्राई नहीं हुआ तो केस किस बेसिस पे डिसाइड कर दिया, वो चीज़ हट गई। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया, तो जब क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या कहते हैं डिसाइड ही नहीं हुआ, तो फिर हमने एसएलपी फाइल की इसी ग्राउंड पे कि भाई हमारे पास जुरिस्डिक्शन है एसएलपी के अंडर जाएगी, क्योंकि हमारा केस ही नहीं डिस्कस हुआ। और लास्ट प्रीवियस केस में क्यों डिसमिस हुआ था आपका मैटर? बॉम्बे हाई कोर्ट में क्यों डिसमिसल हुआ था? अब बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन बनती है क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट जो ये क्या कहते हैं शिपिंग का कार्गो होना था वो मुंबई और मलेशिया के बीच में होना था, तो वेरी गुड, ये पूछना चाह रही थी मैं आपसे, ये आंसर अभी तक नहीं आया था मेरे पास। ऐसे आंसर्स दिया करो प्लीज, ठीक है? फैक्ट समझ आए, इश्यूज लिख लिए, अब कल आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करें, प्रिपेयर कर आना। आपको क्लियर हुआ? आपने पूछा था मुझसे इश्यूज कैसे फ्रेम होंगे, अभी थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिला। अब दोबारा से अब इस पे आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो, जो इश्यूज ट्राई करना। Thank you and we conclude for today. Any questions or doubts? कंटिन्यू ही कर लेते हैं आज थोड़ा सा टाइम का हमें इशू है, अदरवाइज वी वुड हैव कंटिन्यूड। 4 o'clock we have another lecture, so we have to reach there also. आज का कैसा लगा सेशन? कुछ सीखा? लगा कि हाँ कुछ नॉलेज इंक्रीज हुई? यस चलो कल मिलते हैं। एंड प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम करने की कोशिश करना, ओके? आपको इश्यूज पता चल चुके हैं, उस पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, किस बेसिस पे आप करोगे। फॉर दैट मैटर इफ यू हैव टू रेफर टू एनी केस लॉज तो वो भी कर लेना, ताकि हमें पता चले, मुझे पता है कि आपको कितनी ज़रूरत है और समझाने की, और आपको रहे कि आपको कितना आता है। क्लियर? थैंक यू।